Hello everyone, welcome to Tathastu ICS and welcome to our class wherein we are going to do the daily news analysis. And ये जो analysis है ये कहाँ से है? The Hindu से है, Indian Express से है, ठीक है? So जो articles इसमें mention करे गए हैं, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लें. tathastuics.com ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के यू कैन गेट द कंप्लीट डिटेल्स रिलेटेड टू द वेरियस कोर्सेज, यूपीएससी अलॉन्ग विद द बीए, एमए, डिप्लोमा, इन सभी के साथ आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं. सो यू कैन डू दिस थिंग और सेपरेटली ओनली फॉर यूपीएससी ऑल्सो यू कैन टेक एडमिशंस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी मॉड्यूल, ये जो बैच अभी चल भी रही है एंड द बैच इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 10th of July. सो आप अभी में भी एनरोल कर सकते हो, बाद वाले बैच में भी एनरोल कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट इट इज. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सीसेट पेपर 2 के भी जो कोर्स है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 12th of July. ओके. एंड इन सभी के डिटेल्स आपको वेबसाइट और ऑन दीज नंबर्स, इन पे आप कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं या फिर यू कैन विजिट दी ऑफिस ऑल्सो. ठीक है, चलो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू द डेटा प्रोटेक्शन बिल विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट. Okay, so the complete information related to this is what we are going to do. Okay, so the thing is that data protection, obviously we need it, right? हमारे पास ना legislation बहुत सारी चीज़ों को लेकर के था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जिसके लिए नहीं था. That was our protection. Okay, let's check this out. So this is the complete background, the information that how all these things were going on related to the bill. So November 2022 से जो है MeitY, that is Ministry of Electronics and Information Technology, they had basically introduced a revised bill for the protection of digital personal data, because a lot of many times these personal data every then and now were being exposed, revealed और लीक्ड. सो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है हमको एक बिल, एक जो एक्ट लाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एक ऐसा लॉ लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जिससे कि ये जो पर्सनल डेटा है, इन दैट द डिजिटल पर्सनल डेटा, उस चीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके. ओके, तो उसी चीज़ के लिए नवंबर 2022 से ही इस पे काम चल रहा था. The bill was titled the Digital Personal Data Protection Bill 2022. ओके, इसी वजह से नाम पर्सनल डेटा. कैसा पर्सनल डेटा? डिजिटल पर्सनल डेटा. सो नाम में ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस चीज के लिए है. सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट. एंड रिप्लेस्ड द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑफ द 2019. उसको जो है ये रिप्लेस कर देगी. ना एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी? पहले तो ये जानो कि पर्सनल डेटा का मतलब क्या होता है. ठीक है, पर्सनल डेटा क्या है? एनी डेटा, कोई भी डेटा एक ऐसे पर्सन के लिए जिसको आप आइडेंटिफाई कर सको ना, आइडेंटिफिएबल इंडिविजुअल. सो उससे रिलेटेड जो डेटा होगी दैट इज द पर्सनल डेटा. ना यू कैन आइडेंटिफाई मी, यस देयर इज अ पर्सन कॉल्ड खुशबू, ओके, एंड माई इन्फॉर्मेशन, एनीथिंग रिलेटेड टू माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड ऑल, मतलब मेरी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगी? मेरी पर्सनल डेटा है, राइट. एंड वो भी डिजिटाइज फॉर्म में. The bill applies to the processing of digital personal data collected online or offline and digitized within India. पर्सनल जो ये बिल है वो किस चीज़ के ऊपर अप्लाई होगा? बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. तो बिल अप्लाई होगा जो डिजिटल पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग होती है. ठीक है, जैसे कि मतलब ये जो ऑनलाइन कलेक्शन हो रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन की, ऑफलाइन कलेक्शन हो रही है पर्सनल इंफॉर्मेशन की, एंड इट इज बीइंग डिजिटाइज्ड विद इन इंडिया ओनली. कलेक्ट करके उसको डिजिटली आप जो इंडिया में फीड कर रहे हैं, राइट. सो दैट ऑन दैट दिस बिल इज एप्लीकेबल. ओके, उस चीज के ऊपर एप्लीकेबल है. ये जो लॉ है, ये जो लॉ में ऑब्वियसली बात है कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है तो लॉ बन जाएगी. ठीक है. So this will apply to the processing of digital personal data within India and data processing outside the country related to the offering goods or services or profiling individuals in India. So इसमें कह रहा है जो digital personal data इंडिया के अंदर ही है
उसको प्रोसेस करना, उनके ऊपर ये लॉ लागू होगा। उसके अलावा जो डेटा प्रोसेसिंग हो रही है अपनी कंट्री से बाहर, आउटसाइड द कंट्री, ओके, वेयर इन रिलेटेड टू द ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज, गुड्स प्रोवाइड करने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, या फिर प्रोफाइलिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंडिया, इंडिविजुअल्स ना हमको प्रोफाइल करने के लिए, तो उस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, डेटा प्रोसेस हो रही है, तो उन सभी के ऊपर जो है ये अप्लाई होगी विद इन इंडिया एंड आउटसाइड ऑल्सो। इट एम्फसाइजेस डेटा एक्यूरेसी, सिक्योरिटी एंड डिलीशन वंस द पर्पस हैज़ बीन फुलफिल्ड। ओके, सो ये जो डेटा किस चीज़ के ऊपर है, डेटा एक्यूरेसी, इट एम्फसाइजेस ऑन द डेटा एक्यूरेसी, सिक्योरिटी एंड डिलीशन ऑल्सो। ठीक है, डेटा है, उसकी सिक्योरिटी उससे रिलेटेड एंड उसके डिलीट होने के पर्पस से रिलेटेड जो है ये सारा का सारा लॉ इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। नाउ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स, इंडिविजुअल्स हुज डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड। अब सपोज कि जिसकी डेटा जो है प्रोसेस हो रही है उनके क्या राइट्स हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स हैव राइट्स, क्या राइट्स हैं, जैसे कि ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, सीकिंग करेक्शन एंड दिस एरेजर एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। आप जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ओके, आप जो है करेक्शन उसमें करा सकते हो, रेस करा सकते हो, एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल जो है वो सारी चीजें ये आपका हक है। You can do all these things, you can get done all these kind of things, and they also have duties including not registering the false complaints or providing false information. Okay, क्या क्या चीजें हैं इसमें, दे ऑल्सो हैव ड्यूटीज, क्या तरीके की ड्यूटीज है, इंक्लूडिंग नॉट रजिस्टरिंग, आप जो है अपने बारे में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो, ना ही कोई गलत कंप्लेन करनी है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके भी अपने पनिशमेंट्स होंगे। जब ये पूरा कंप्लीटली बिल जो है वो एक्ट के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाएगा तो सारी A to Z जो इंफॉर्मेशन है यू विल बी हैविंग दैट। ओके, यहाँ पे वेरी करेक्टली इट हैज़ बिन पुट इन बाय जस्टिस BN श्री कृष्ण जी के द्वारा, जो है बहुत ही अच्छी तरीके से एक ही लाइन में देख लीजिए कितना अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। डेटा प्रिवेसी इज अ बर्निंग इशू, okay, and there are three parts to the triangle. Citizens' rights have to be protected, the responsibilities of the states have to be defined, but data protection can't be at the cost of the trade and industry. So कितना सारा complicated चीज़ है ना ये, हम लोगों की rights भी available, हम लोगों के rights पे matter करते हैं, and when it comes to this government की भी अपनी responsibility है ना, गवर्नमेंट की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दैट ऑल्सो हैज टू बी डिफाइंड। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो डेटा प्रोटेक्शन के नाम पे जो ट्रेड और मतलब जो इंडस्ट्री है, ट्रेड है, इन सारी चीज़ों के ऊपर सबके ऊपर तो आप नज़र नहीं डाल दोगे, मतलब सबके ऊपर तो एक बहुत ओवर कंट्रोल तो नहीं कर सकते हो ना, अदरवाइज सारी चीज़ें ठप हो जाएंगी। तो एक बैलेंसिंग अप्रोच जो है वो लेकर के चलने की यहाँ पर बात कह रहे हैं। सो इट इज़ अ रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क बेसिकली। नाउ कंसर्न क्या यहाँ पर जो है वो जाहिर करे जा रहे हैं इस ड्राफ्ट बिल को लेकर के, तो यहाँ पे कह रहा देयर इज एप्रीहेंशन, किस चीज को एप्रीहेंशन, कि राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत अगर आप किसी सरकारी अधिकारी का जो डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हो, है ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन, तब वहाँ पे रोड़े हो जाएंगे, क्योंकि यू कैन नॉट सीक दैट ना पर्सनल, आप वहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो RTI एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पर्सनल डेटा सीक करने की जब बात आती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की थ्रू RTI एप्लीकेशंस, दैट वोंट बी पॉसिबल, और विल दैट बी पॉसिबल। तो ये चीज़ को लेकर के जो है लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सरकारी अधिकारी हैं दैट ऑन द नेम दे आर ऑब्वियसली गेटिंग द सैलरीज एंड एवरीथिंग दे आर गेटिंग, बट हाउ दे आर हैविंग दोज हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ प्रॉपर्टीज विद देम, किस तरीके से जो इतना सारा जो प्रॉपर्टी वो अपने नाम पे या फिर किसी के नाम पे, मतलब कैसे है उनके अंडर इतने सारे पैसे, इतने सारी प्रॉपर्टीज, सो दैट इज समथिंग विच मैटर्स अ लॉट।
तो ये चीज जो है वो बेसिकली यहाँ पर लोग क्वेश्चन रेस करते हैं थ्रू द आरटीआई एंड ऑल, तो वो कहाँ कैसे होगा, ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली रेस कर रहे हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि ठीक है, इसका काफी अच्छा जो है सोच लेकर के आया गया है, बट द थिंग इज दैट the bill is believed to have retained many contentious provisions from the previous version, including wide-ranging exemptions for the central government and that of its agencies. कि ठीक है कि इसमें जो है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बात करी गई है, बट द थिंग इज दैट इसमें फिर भी बहुत सारा ऑप्शन जो है वो खुला छोड़ दिया गया है सरकार के लिए एंड जो एजेंसीज हैं उनके लिए। सो वहाँ पे जो है वो है कि बट बेसिकली ये जो इतना सारा इनके लिए एक रोड जो ओपन करके छोड़ दिया गया है, विल इज इट राइट और व्हाट? Okay, the control of central government in appointing the members of the data protection board and the protection of personal data of government functionaries under the law are the areas of concern. अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दे दिया गया कि जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में रहेंगे, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में रहेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट उनके अंडर आ गई। स्टेट गवर्नमेंट्स अब जो है मतलब मेरे स्टेट में का कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, तुम ही कारण हो, तो वो वाला सीन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जो पर्सनल डेटा है, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज, अब गवर्नमेंट फंक्शनरीज जो है उनका पर्सनल डेटा भी जो है इस पर्सनल डेटा का ये जो बिल है उसके कंसर्न में आ जाता है। मतलब इन द सेंस की वही चीज यहाँ पे जो बात बोली जा रही है, अब उनका जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे मिलेगी करके, है ना। तो वो पॉइंट जो है यहाँ पर, वो क्वेश्चन जो है यहाँ पर रेज करे जा रहे हैं। अब यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एस्टैब्लिश करेगी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। दे विल बी डूइंग दिस थिंग एंड टू एड्रेस द नॉन कंप्लायंस, कि अगर कोई जो है इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, चेक करो भाई, do this, right? Now the board members will be appointed by the central government. So this is the concern which is being raised कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल आ रहा है भाई यहाँ पे, तो देखो क्या कैसे किया जा सकता है इसमें। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फुल टू पावर मिला है, तो इस चीज को भी लेकर के क्वेश्चंस जो है वो रेज कर रहे हैं लोग। द बिल स्पेसिफाई सर्टेन पेनाल्टीज ऑल्सो, कि जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो बात करी जा रही हैं, वो आप नहीं कर रहे हो तो वहां पे आपको पेनाल्टीज पे करने होंगे। फॉर द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस फॉर चिल्ड्रन एंड फेलियर टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट द डेटा ब्रीचेस। बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो हैं, इंफॉर्मेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग अपलोडेड। सो वो चीज जो है अगर आप नहीं कर पा रहे, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी, प्लस the penalties will also be there. Penalties जो ये impose होंगी, this will be done by the board only, and ये सारा का सारा काम कैसे होगा, इंक्वायरी होने के बाद। and this is very obvious कि क्या चेंजेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अब नहीं, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है कि अभी ठीक है कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, अब क्या किया जाए करके, लेकिन खैर दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जो कुछ फाइनल चेंजेस यहाँ पे ड्राफ्ट में हमको देखने के लिए मिला है वो है व्हाइट लिस्टिंग एंड ब्लैक लिस्टिंग। ठीक है, व्हाइट लिस्टिंग से इन्होंने शिफ्ट करके ब्लैक लिस्टिंग वाला काम कर दिया है। अब ये क्या है, इंस्टेड ऑफ व्हाइट लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद डेटा ट्रांसफर्स आर अलाउड। व्हाइट लिस्टिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे डेटा, पर्सनल डेटा की बात हो रही है, ठीक है, डेटा ट्रांसफर जो दूसरे कंट्रीज की बात है, ठीक है, वहां पे स्टोरेज एंड ऑल उन सारी चीजों को लेकर के बात हो रही है। तो व्हाइट लिस्ट में जो भी कंट्रीज आती हैं वहां पे यू कैन ट्रांसफर द डेटा, राइट, लेकिन ब्लैक लिस्ट में जो कंट्रीज आती हैं देयर यू कैन नॉट ट्रांसफर डेटा। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि व्हाइट लिस्टिंग पे ना ध्यान देते हुए ज्यादा फोकस इस चीज पे है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहां पर कि हमको डेटा नहीं स्टोर कराना है। सो दोज कंट्रीज विल फॉल इनटू द ब्लैक लिस्टिंग वाला कैटेगरी। ठीक है, so the white listing of countries where data transfers are allowed, there will be a negative list of countries where data transfers will be prohibited.
Okay, now the provision on deemed consent may be reworded to be stricter for a private entities, while government departments may assume consent for the processing personal data based on the national security and public interest. यहाँ पे जो है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से if they feel that कि हमको किसी की पर्सनल डेटा की ज़रूरत है तो they can seek, they can have it, because नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ पे देना इज नॉट, इट्स समथिंग जो कि गलत नहीं है। तो ये चीज़ को लेकर के यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन कर दिया गया है। एंड यहाँ पे जो है प्राइवेट जो एंटिटीज़ होती हैं उनके लिए एक तरीके से बैरियर ज़रूर सेट किया गया है, बट नॉट फॉर द गवर्नमेंट्स। अब कंपैरिजन अगर हम करते हैं दूसरे नेशंस से, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड and development, that is UNCTAD, approximately 194 में से 137 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने लेजिस्लेशन मतलब जो लॉ है वो बना लिया है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डेटा एंड दैट ऑफ द प्रिवेसी। इस चीज के लिए इन्होंने जो काम है वो ऑलरेडी कर रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड नो डेटा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शंस के से रिलेटेड जो है लेजिस्लेशन ज़रूर है, प्रिवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड लेजिस्लेशन है, साइबर क्राइम से रिलेटेड लेजिस्लेशन है। यहाँ पे बता रहा है कि 71% कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर की लेजिस्लेशन है, लॉ है इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्रिवेसी लेजिस्लेशंस। 9% कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया गया है लेजिस्लेशन, 15% कंट्रीज में कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है, एंड 5% कंट्रीज ऐसी हैं जिनके बारे में जब ये फ्रेम किया गया था ये पूरा का पूरा आज सच जो है कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो 194 में से 137 कंट्रीज जो है वहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड लेजिस्लेशन है। अफ्रीका एंड एशिया हैव अडॉप्शन रेट्स ऑफ 61% and 51% respectively. Apart from that, while only 48% of the least developed countries, जो least developed countries है LDCs हैं, they have data protection and that of the privacy laws. कितनी परसेंट? ओनली 48%। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा आप लोगों के लिए हो गया। यूरोपियन यूनियन का क्या मॉडल है, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, तो यूरोपियन यूनियन का क्या मॉडल है यहाँ पे, यूरोपियन यूनियंस जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। ईयू का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है ये फोकस करता है ऑन कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द पर्सनल डेटा। इट actually has received the criticism also for stringent nature। यहाँ पे जो है तो कुछ ज़्यादा ही strictly इस चीज़ को follow किया जाता है, and the obligations it imposes on organizations processing the data। ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो है वो कंप्लीटली थोप देता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर आकर के, सो ये सारा चीज़ जो है उनके ऊपर डाल देते हैं। खैर, अब यहाँ पे जो है दूसरा एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है यूएस और चाइना मॉडल, ये जो कि हमारे लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे यूएस मॉडल में जो है ये लोग क्या करके रखे हैं, प्रिवेसी प्रोटेक्शन को दे हैव प्राइमरीली डिफाइंड एज द लिबर्टी प्रोटेक्शन, ठीक है, लिबर्टी प्रोटेक्शन के अंडर, एंड एम्फसाइजेस द सेफगार्डिंग एन इंडिविजुअल्स पर्सनल स्पेस फ्रॉम गवर्नमेंट इंट्रूजन। आपका जो पर्सनल स्पेस है वो गवर्नमेंट उस चीज में इंट्रूड नहीं कर सकता है, राइट। सो वहाँ पे ये लिबर्टी प्रोटेक्शन के नाम पे इस चीज़ को ये लोग रखे हुए हैं। इट इज़ व्यूड एज हैविंग अ नैरो फोकस एज इट्स परमिट्स द कलेक्शन ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज इंडिविजुअल्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट इट्स कलेक्शन एंड दैट ऑफ द यूज। ओके, ना व्हेन इट कम्स टू द चाइना मॉडल, अब चाइना में किस तरीके से, चाइना में तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लिबर्टी होगी, राइट तो चाइना ने भी जो है नए लॉज लेकर के आया है प्रिवेसी, डेटा प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी को लेकर के, विच इंक्लूड्स दिस थिंग PIPL, पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ एंड डेटा सिक्योरिटी लॉ, ये जो है दोनों को लेकर के आया है। PIPL जो है वो 2021 से ही इफेक्टिव है, ओके, एंड इट ग्रांट्स चाइनीज डेटा प्रिंसिपल्स न्यू राइट्स टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा को मिसयूज करने से जो है ये पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करती है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द DSL, दैट इज द डेटा सिक्योरिटी लॉ, ये कब से लागू है, सितंबर 2021 से वहाँ पे है
इम्प्लीमेंटेड है. इट रिक्वायर्स द कैटेगराइजेशन ऑफ बिजनेस डेटा बाय लेवल्स ऑफ इंपॉर्टेंस एंड इम्पोजेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स. ठीक है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर जो है वो डेटा को लेकर के वहां पे इम्पोजिशन डालती है. सो द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डू is the striking a blow against affirmative action in America. Okay, ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग इक्वालिटी एंड इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बेसिकली बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यूएस में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है जहाँ पर कि वही इक्वालिटी वाला पर्सपेक्टिव जो है वो सामने आया है. देन वी विल बी कंपेयरिंग कि इंडिया में किस तरीके से चीज़ें हुई. ओके, सो स्ट्राइकिंग अ ब्लो अगेंस्ट अफर्मेटिव एक्शन इन अमेरिका. अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है, तो ये अफर्मेटिव एक्शन का क्या सीन है यहाँ पे. सो अफर्मेटिव एक्शन इज समथिंग जैसे कि जो सरकार है वो बेसिकली लोगों के लिए कुछ काम करती है, राइट. दे कम अप विद सम स्कीम्स, कुछ स्कीम्स लेकर के आती है एंड वो स्कीम्स से क्या होता है कि उन लोगों की भलाई फॉर सम फॉर सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, ओके, सोशियो इकोनॉमिकल जो पर्सपेक्टिव है उसके तौर पे वो लोगों की उत्थान के लिए फॉर द बेटरमेंट दे कम अप विद सम काइंड ऑफ स्कीम्स, राइट. सो दैट इज द अफर्मेटिव एक्शन. अब ये क्या अफर्मेटिव एक्शन जो है वो अमेरिका में हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुआ है. सो वो चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं. ओके, डिफरेंट अप्रोचेस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस. यहाँ पे जो एक तो मैं आपको ओवरव्यू भी दे देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ एक्चुअली चल के आ रही है. यहाँ पे सीन ये है कि इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से इन्होंने क्या किया है कि जो एक रिजर्वेशन टाइप बेसिकली जो दिया जाता था ऑन द बेस ऑफ द रेस एंड ऑल, तो उस चीज को उन्होंने हटा लिया है बिकॉज इक्वालिटी वहां पर नहीं आती है. जब आप कोई डिफरेंस दे रहे हैं, राइट, कॉलेज के एडमिशंस की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, तो वो जो एक आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, एक जो कहीं से आप जो एक तरीके जैसे कि कट ऑफ यहाँ पे लो हो जाता है काफी सारी बेसिस पे एंड ऑल, राइट. तो बहुत सारे रिजर्वेशन है, वैसे ही कुछ समझिए कि रिजर्वेशन वहां पे मिल रहा था, तो वो चीज को हटा दी क्योंकि हमको सभी को जो है एक इक्वालिटी पर्सपेक्टिव्स पे अगर लेकर के आना है, इक्वालिटी को अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस केस में क्या करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइप की चीज नहीं होनी चाहिए करके. ओके, सो वही चीज जो है यहाँ पर बात हो रही है. So the US and the Indian constitutions have a contrasting approaches to affirmative actions. देखिए, affirmative action इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दी थी कि क्या होता है कि यूएस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करें तो यहाँ पे जब अफर्मेटिव एक्शंस की जब बात आती है तो यहाँ पे क्या सीन है, दोनों के ही अप्रोचेस जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाते हैं. यहाँ पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साइलेंट है बहुत सारे मैटर्स को लेकर के and focusing on the denial of the equal protection. Okay, so they are living in a denial kind of position. This phrase is interpretation varies among justices with the some favoring color blindness and others supporting the differentiation treatment for the historically oppressed races. अब यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो हिस्टोरिकली काफी ज्यादा उन लोगों के साथ जो है गलत होता आया है, तो वैसे लोगों के लिए हमको अच्छा कार्य करने की जरूरत है. जैसे कि यहाँ पर भी जो रिजर्वेशन की बात होती है इंडिया में, तो वही रहता है ना, राइट. तो उनके कास्ट के बेसिस पे काफी टाइम से उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ बिकॉज ऑफ विच दे कैन नॉट डेवलप, है ना. उन्होंने बहुत सारी चीजों जो थी डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव, डेवलप नहीं, ठीक है, डेवलपमेंट के सोशल एंड इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से देखे तो वहां पे डेवलपमेंट होने का जो काम था वो जो है वो उस हिसाब से नहीं हो पाया जैसे कि दूसरे कास्ट के थे, राइट. तो उसके बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जाता है ना. तो वही पर्सपेक्टिव यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप आंख बंद करके जो है और नॉट आंख बंद, कलर ब्लाइंडनेस जैसा काम नहीं कर सकते आप. सेलेक्टिवली जो है वो लोगों को चूज नहीं कर सकते हो कि हाँ आपके साथ जो है वो हम इस तरीके से आपको प्रेफरेंस देंगे तो आपको प्रेफरेंस देंगे, इस तरीके का काम. ओके, एंड यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो हिस्टोरिकली जिनके साथ गलत हुआ है उनके लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमको कुछ ना कुछ अच्छा करने की जरूरत तो बनती है. ओके, इन कॉन्ट्रास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली अलाउज अफर्मेटिव एक्शन. अब इंडिया में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इंडिया में अफर्मेटिव एक्शंस जो है बैकवर्ड
क्लासेस को लेकर के वहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पर ऑलरेडी जो है बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि जिसमें कि एक आ जाता है आर्टिकल 16। ओके, आर्टिकल 16 में क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, जॉब्स को लेकर के, है ना, गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के। अब यहाँ पे आर्टिकल 16 में ये चीज जरूर दी है, इक्वालिटी, ठीक है, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट। बट वहां पे क्या है, वहां पे भी सब क्लॉजेस है, ठीक है, वहां पे भी क्लॉजेस है। अब यहाँ पर ये चीज ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया गया है दैट यस ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू थिंग्स डिस्क्रिमिनेशन विल बी देयर, जहां पर कि गवर्नमेंट को लगता है कि हमको रिजर्वेशंस देने की जरूरत है, लोगों को जो है आगे बढ़ाने के लिए हमको कुछ करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। सो हियर इट परमिट्स द रिजर्वेशंस इन जॉब्स, आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन है क्लॉज में, ठीक है। यूनिक प्रोविजन इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, ये काफी यूनिक प्रोविजन है, लोग इस चीज को सपोर्ट भी करते हैं, विच इज क्वाइट राइट आल्सो। नाउ व्हाइल इंडियन कोर्ट्स डिबेट द स्पेसिफिक्स ऑफ रिजर्वेशंस, दे डू नॉट क्वेश्चन फंडामेंटल परमिसिबिलिटी ऑफ द अफर्मेटिव एक्शन। अब यहाँ पे इंडिया में जो है, ठीक है, लोग डिबेट जरूर करते हैं कि ये जो बात हो रही है कि रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस चीज को लेकर के लोग डिबेट जरूर करते हैं। लेकिन जब बात आती है अफर्मेटिव एक्शंस की, लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के बेटरमेंट के लिए कोई स्कीम्स, कुछ पॉलिसीज लेकर के आने के लिए, तो लोग उसमें किसी भी तरीके से जो एक इंटरफेरेंस एंड उसमें जो है आक्रोश जताना, इस टाइप की चीजें इंडिया में नहीं होती है, लोग इस चीज को समझते हैं। बेसिकली ये कंपैरिजन यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, फॉर्मल वर्सेस सब्सटैंटिव इक्वालिटी। अब यहाँ पे क्या चीज दे रहा है, यहाँ पे द यूएस सीक्स टू एलिमिनेट ऑल रेस बेस्ड डिस्टिंक्शंस यूनिवर्सली, कंसीडरिंग इक्वालिटी एज ट्रीटिंग ऑल इंडिविजुअल्स द सेम। यहाँ पे कह रहे हैं कि रेस बेस्ड जो हम एक तरीके से डिस्टिंक्शंस दे रहे हैं, लोगों को क्या कर रहे हैं कि एक प्रेफरेंस टाइप दे रहे हैं, तो उस चीज को एलिमिनेट कर देना चाहिए। बट हमको क्या करना चाहिए, इसके जगह पे हमको क्या करना चाहिए, हर किसी को, जो भी इंडिविजुअल है, हर किसी को जो है इक्वल ट्रीटमेंट देने की हमको जरूरत है। ओके, even measures aiming to rectify historical discrimination which these people have faced, like that of the African Americans or the Hispanics, are scrutinized strictly। तो अमेरिका में बोल रहे हैं कि हर किसी को, जो जिनके साथ हिस्टोरिकली बहुत गलत भी हुआ है, वहां पे भी अगर कोई चीज है तो वहां पे जो ये स्क्रूटिनाइज करने की जरूरत है। इवन इफ अगर हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन अगर हुआ है अफ्रीकन अमेरिकन के साथ, हिस्पैनिक्स के साथ, तो वहां पर जो है स्क्रूटिनाइज करने की जरूरत है। एंड एनी प्रेफरेंस इन एजुकेशन बेस्ड ऑन रेस इज व्यूज्ड एज द वायलेशन ऑफ इक्वालिटी। तो वहां पे इक्वालिटी का पर्सपेक्टिव जो है इंडिया से अगर हम कंपेयर करें तो काफी डिफरेंट है, राइट। कि कुछ लोग जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा पुश कर देगा तो दोनों अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये ज्यादा बेटर है, या फिर जो लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और जो यहाँ पर है उनको इक्वली ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो दिस पर्सन विल बी हैविंग वे मोर, this person will be way more ahead than this person. So this is the African American and this is the other American people, right? तो वो जो है यहाँ पे समझ में लोग जो है वो बेसिकली नहीं समझ रहे हैं, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बेसिस पे जो है यहाँ पे बोला जा रहा है। India recognizes that not all race or caste distinctions are the same. Yes, this is there. Certain classes such as SCs and STs or the backward classes have faced the past discrimination. ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसको तो आपको कट करके इसके ऊपर आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन अपने पास रखने की जरूरत है। दिस इज रियली वेरी गुड आर्टिकल। नाउ यहाँ पे कह रहा है कि SCs, STs और जो OBCs हैं, इन्होंने पास्ट में बहुत सारा जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, ओके, फेस किए हैं, एंड दे रिक्वायर रिजर्वेशंस। अब जो इतना सारा उन्होंने ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस किया है, जिसकी वजह से वो बाकी लोगों के साथ जो है बढ़ चढ़ के उसी हिसाब से वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए। सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस वी नीड टू give them certain reservations so that equal opportunities could be achieved. Okay,
वही चीज जो है यहाँ पे कह रहा है। टेस्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है यूएस में, measures creating distinctions based on race are subject to the strict scrutiny। तो रेस के बेसिस पे अगर किसी तरीके का कोई जो है एक उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस देने की बेसिकली जो बात हो रही है, वहां पे उसको हाईली स्क्रूटिनाइज किया जाता है। दे मस्ट सर्व अ कंपेयरिंग स्टेट इन इंटरेस्ट एंड बी नैरोली tailored to achieve that particular interest. The only permissible state interest is the pursuit of diverse student body। तो इनका जो मेन पर्सपेक्टिव रहता है बेसिकली कि किस तरीके से स्क्रूटिनाइज किया जाए एंड लोगों को हम जो है अगर ऑन द बेसिस ऑफ द रेस ओनली इफ वी आर मेकिंग देम enter or take the admission over there, so that should be on the basis of that we are actually maintaining the diverse student body। हम जो क्या करें diverse student body में maintain कर रहे हैं, तो उसके perspective से they will be doing that and measures must closely correlate with that of the diversity। तो इनका main focus इस चीज पे रहता है कि ठीक है हम दे रहे हैं admission, but the thing is that it is equivalent to that of the diversity, the kind of diversity we want to maintain and the kind of whatever I mean not the नंबर ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली अप्लाइंग, उस चीज से नहीं मैटर करता है वो क्या एंड कैसे किस हिसाब से जो है वो उस लेवल पे पहुंच करके दे आर डूइंग दैट राइट, उस चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी इज अ डिफरेंट थिंग, बट उनका मेन फोकस रहता है डाइवर्सिटी के बेसिस पे ही वी विल बी डूइंग दैट। ओके, कि डाइवर्सिटी मेंटेन करे जाए तो हाईली बहुत ज्यादा ही वो स्क्रूटिनाइज करते हैं। इंडिया में क्या चीज है, in India the standards of constitutionality under articles 15 and article 16 of the constitution differ। equality and यहाँ पर क्या है equality in the this job and all, ठीक है, आप जो है discrimination basically नहीं कर सकते, not the equality, it is talking about the discrimination, no discrimination should be there and article 16 में basically discrimination है, okay, but that actually depends on some terms and conditions। okay, ये डिफर करते हैं। reservation for education and public employment is already recognized, okay, and इसके अपने goals हैं, उस गोल्स को अचीव करने के लिए ऑलरेडी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में जो है रिजर्वेशन लोगों को दिया जा रहा है। इंडियन कोर्ट्स जो है वो फोकस करती है सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस एंड इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू डिटरमिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इवन ब्रॉड रिजर्वेशन मेजर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल इफ these criteria are met। ब्रॉडर लेवल पे भी जो है रिजर्वेशन दिया जाता है with the non-minority interest protected by capping reservations to that of the 50%। तो इंडिया में है, इंडिया में जो है ठीक है रिजर्वेशन देने की बात हो रही है on the basis of this thing, जो भी चीजें यहाँ पे बेसिकली अभी मेंशन करी है मैंने, ठीक है, तो ठीक है आपको जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा एंड उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मेंटेन रहेगी, बट द थिंग इज दैट 50% का जो कैप है वो बस क्रॉस नहीं होना चाहिए, बस उसके अलावा जो है you can give it, right। Indian courts and the Harvard ruling, अब इस चीज के बेस में क्या सीन हो रहा है देख लेते हैं। अब जो given India's constitutional mandate and its emphasis on the substantive equality, अभी देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सीन है और जिस तरीके से वो इक्वालिटी को देखती है, it is unlikely that the Indian courts will align with the US Supreme Court's Harvard ruling। अब यूएस में जिस तरीके से बात कही गई है उस हिसाब से इंडियन कोर्ट्स में तो ये बात नहीं होती। वी डू टेक केयर ऑफ द पीपल, इसलिए कहते हैं कि इंडिया जैसा देश जो है वो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। ओके, इंडियन कोर्ट्स हैव cautioned against blindly relying on the foreign decisions without considering the context on which context it is। तो इंडियन कोर्ट्स हमेशा इस चीज को देखते हैं कि भाई हमको ऐसा नहीं है कि हम जो है बिना कंसीडर किए कि किस कंटेक्स्ट में कौन सा जो उन्होंने जजमेंट दिया है दूसरे देशों की जजमेंट के बारे में, क्योंकि रेफर करते हैं ना लोग, रेफर किया जाता है, तो वो ऐसा नहीं है कि हम ब्लाइंडली ही उस चीज को फॉलो करके बस हम डिसीजन दे देंगे, ऐसा नहीं है। क्या कंटेक्स्ट है, किस कंटेक्स्ट के पीछे जो मतलब क्या उसके पीछे की वजह है जिसकी वजह से कोर्ट ने वो जजमेंट दिया है करके, राइट। लेकिन यहाँ पे जो जजमेंट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो हमारा पर्सपेक्टिव है इक्वालिटी को लेकर के एंड यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव है इक्वालिटी को लेके वो कम्प्लीटली डिफरेंट
ही होता है, डिफरेंट ही है, तो वो जो जजमेंट वहां दी गई है दैट इज नॉट गोइंग टू बी हियर एट एनी मोमेंट। मतलब इंडिया में उस तरह की चीज तो है वो कभी नहीं हो सकती। द सजेशन ऑफ अ सनसेट क्लॉज similar to that of the Indian Supreme Court's recommendation in economically weaker section reservations case may resonate. The acceptance of this idea by the Indian Parliament remains to be seen. ठीक है, that is a different thing. कुछ कुछ चीजें देखिए EWS को लेकर के जो है बहुत सारा विवाद रहा है, राइट, बट पॉइंट ये है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसको देने के लिए सरकार ने सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए, लेजिस्लेशन एंड ऑल एवरीथिंग दे डिड दैट, राइट, बट द थिंग इज दैट जो कोर्ट है उस चीज से रेजोनेट नहीं करती है, बट स्टिल इट इज देयर, ओके। तो सरकार जो है ओवरऑल उस आर्टिकल में आपको ये चीजें पॉइंट में रखनी है, ध्यान में रखनी है। इक्वालिटी का क्या कॉन्सेप्ट है इंडिया में एंड दैट इज ओवर देयर इन दी अदर कंट्रीज, एंड यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली किसके बारे में देखा, यूएस के बारे में देखा, ओके। तो वहां पे ये जो डिबेट बेसिकली स्टार्ट हुआ है हिस्टोरिकली इस चीज को लेकर के, तो हिस्टोरिकली अगर किसी के साथ जो है कुछ गलत हुआ है, अफ्रीकन अमेरिकन के साथ इतने टाइम पीरियड से बहुत सारी जो चीजें हैं वो गलत होती आई हैं, राइट, तो उस चीज को रेक्टिफाई करने की बात है, ठीक है, उस चीज को रेक्टिफाई किया जाएगा। बट इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, सो फॉर दैट रिजर्वेशन टाइप नहीं वहां पे लेकिन if you want any kind of preference then it will be highly scrutinized, and वो highly scrutinized करके वो अपनी जो diversity maintain करना चाहते हैं उसके हिसाब से ही they will be taking people in, okay, उसी के according ही they will be doing that. It is not that कि किसका क्या requirement है, मतलब कौन कितना डिजर्विंग है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो नहीं, बट मैटर क्या कर रहा है, हमको अपना जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन करना है, हर देश से जो लोग हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। खैर, नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज रिलेटेड टू CMV एंड TOMV। ये दो वायरसेस हैं, मोजाइक वायरसेस हैं, जो कि अभी क्रॉप जो फसलें हैं महाराष्ट्र में और कर्नाटका में टोमेटो की उसको खराब कर रहे हैं, ओके। कैसे हैं दिख रहे हैं अब टोमेटो, एक बार हम देख लें उसको, आप ये देख सकते हो कितना मतलब सन जैसा लग रहा है, लेकिन सन में बहुत सारे जो है वो धब्बे हैं, है ना। तो ये जो वायरस है उसकी वजह से ये टमाटर ऐसा खराब दिख रहा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इस टाइप मार्केट में जो इस टाइप के टमाटर भी जो होते हैं, टोमेटो, उस चीज को भी खरीद लेते हैं। यू आर नॉट सपोज्ड टू परचेज दीस काइंड ऑफ टोमेटोज, आप देख सकते हो, ओके। जो मार्केट में है ये लोग खरीद लेते हैं एंड पीपल दे सेल की नहीं हम जो है कम पैसे में दे देंगे करके, यू आर नॉट सपोज्ड टू बाय दोस। सो टोमेटो जो महाराष्ट्र कर्नाटका में जो किसान है टोमेटो ग्रो करते हैं, उनको काफी ज्यादा लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ द टू वायरसेस। एक है कुकुम्बर मोजाइक वायरस, दैट इज द CMV, एंड दूसरा है टोमेटो मोजाइक वायरस, दैट इज TOMV, ओके। TO से टोमेटो हो गया, C से कुकुम्बर हो गया, दोनों मोजाइक वायरस है, ठीक है। तो ये दोनों वायरसेस की वजह से कर्नाटका में टमाटर की, और महाराष्ट्र कर्नाटका में एंड महाराष्ट्र में दोनों में ही जो है, दोनों ही जगहों पे जो है फसलें खराब हो रही हैं, ओके। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्हाट इज दीज वायरसेस, व्हाट आर दीज वायरसेस, ये जो दोनों दीज बोथ ऑफ दीज आर प्लांट पैथोजेंस, ओके, जो कि बिलोंग करती हैं डिफरेंट वायरल फैमिलीज से, बट दोनों के दोनों जो डैमेज करती हैं वो एक ही तरीके की करती है। अभी हमने देखा ना, वो दोनों डिफरेंट वायरसेस की वजह से हैं, लेकिन दोनों एक ही जैसे ही काम कर रही हैं। टोमेटो मोजाइक वायरस जो है ये टोबैको मोजाइक वायरस से रिलेटेड है, एंड ये टोमेटो, टोबैको, पेपर्स एंड जो दूसरे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उन सभी को ये डिस्ट्रॉय करती है, ओके। उन सभी को क्या कर देती है, ये एकदम से इनकी जो फसलें हैं वो खराब कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, ओके। नाउ CMV की अगर बात करें, इट हैज अ लार्जर होस्ट रेंज, और भी बहुत सारे जो चीजें हैं उसको खराब करती है, जैसे कि कुकुम्बर, मेलन, एग प्लांट, कैरेट, लीटर, सेलरी, क्यूकरबिट्स एंड जो दूसरे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं नॉल, उन सभी को जो है ये डिस्ट्रॉय करती है। सो TOMV जो है उसका
रेंज, उसका दायरा थोड़ा छोटा है, लेकिन CMV का जो है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत सारे प्लांट्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करने में जो है उसको सफलता है. Basically you can say that. So growers, they have reported the increased infestation of these viruses, with these viruses and all. इन्होंने कहा है जो ये ग्रो कर रहे हैं, जो फार्मर्स है, उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से उनको बहुत लॉस हो रहा है इन वायरसेस की वजह से. क्या हो रहा है? बहुत लॉस हो रहा है इन वायरसेस की वजह से. एंड नाउ अब इस चीज को जो है हमको रिजॉल्व करने की जरूरत है. नाउ अब यहाँ पे जो है एक पॉइंट की रिजॉल्व करने की जरूरत है, खैर, लेकिन द पॉइंट इज दैट कि इसके लिए जो है कोई क्योर ही नहीं है. किसके लिए? TUMV के लिए कोई क्योर ही नहीं है. रिजॉल्व करने की जरूरत है बट क्योर ही नहीं है. खैर, अभी देखते हैं आगे. हाउ डू दीज टू वायरसेस स्प्रेड? अब ये दो वायरसेस जो है वो कैसे स्प्रेड करती हैं? ये स्प्रेड करती है बेसिकली अगर सीड्स जो है वही इन्फेक्टेड है, या फिर जो सैपलिंग्स हैं वही इन्फेक्टेड है, या फिर जो एग्रीकल्चरल टूल्स हैं, या फिर ह्यूमंस में ही वो वायरसेस जो ह्यूमंस के थ्रू ही ट्रांसफर हो जा रही हैं. राइट. सो बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीज, इनमें से किसी भी वजह से जो है वो स्प्रेड हो सकता है. नेक्स्ट, CMV इज स्प्रेड बाय एफाइड्स. नो, aphids, sap sucking insects, and can also spread through human touch, although less commonly. Okay, इसमें जो human touch की वजह से भी फैल सकता है, लेकिन that is not that particular common, and it is spread by aphids, sap sucking insects also. suck कर रहे हैं उनसे भी. कंडीशंस क्या है, कैसे कंडीशंस में ये होती हैं? तो कंडीशन क्या है? हाई टेम्परेचर and intermittent rain facilitate the spread of CMV, allowing aphids to multiply. टेम्परेचर काफी अच्छा खासा होना चाहिए, एंड उसके अलावा जो दूसरी पॉइंट क्या हो जाती है? रेनफॉल, जिसकी वजह से काफी आसानी से जो है ये फैल सकते हैं. ना, हाउ डू वायरसेस अफेक्ट द क्रॉप? क्रॉप को किस तरीके से अफेक्ट करती है? सिग्निफिकेंटली जो है क्रॉप लॉस हो जाता है इफ नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड. हम जो है पूरा क्रॉप जो है वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट अगर नहीं करी जाए. इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? येलोइश और डार्क ग्रीन कलर जो है वहां पर कुछ एरियाज में पैचेस जैसे जो है वो बन जाते हैं. लीफ डिस्टॉर्शन होती है, एंड जो यंग लीव्स होती हैं वो ट्विस्ट हो जाती हैं अजीब तरीके से. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन दिस थिंग. एंड नेक्रोटिक स्पॉट्स ऑन द फ्रूट्स. देयर विल बी सम काइंड ऑफ स्पॉट्स आल्सो ऑन द फ्रूट्स. ओके, CMV से क्या होता है? लीफ डिस्टॉर्शन होता है, पर्टिकुलरली इन द टॉप एंड बॉटम लीव्स. लीव्स जो टॉप में है वो जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, एंड जो बॉटम में रहती हैं उनका भी वही हाल रहता है. मोजाइक लाइक पैटर्न्स इन द कुकुम्बर्स एंड स्टंटिंग विद लोअर प्रोडक्शन इन द टोमेटोज आर सर्टेन साइंस. स्टंटिंग मतलब जो टोमेटो जो है उतना ग्रो नहीं करेंगे, छोटे रह जाएंगे एंड ऑल. तो ये जो है वो बेसिकली होता है CMV के केस में. राइट. इसका जैसे कि मैंने ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट इट इज ऑन दिस टोमेटो मोजाइक वायरस कोई भी क्योर नहीं है, बट इट स्प्रेड्स कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू दी गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. अच्छे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के थ्रू जो है इसके स्प्रेड को रोका जा सकता है. नाउ, मेंटेनिंग द बायो सेफ्टी इन नर्सरीज, ट्रीटिंग सीड्स एंड रिमूविंग इन्फेक्टेड मटेरियल आर एसेंशियल मेजर्स. अब इसमें क्या चीजें हैं? जो नर्सरीज हैं एंड सीड्स हैं, क्योंकि इन सभी की वजह से प्लांट्स जो सैपलिंग्स होती हैं, सीड्स होते हैं, उसकी वजह से ये स्प्रेड हो रहे हैं. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम, क्योंकि अगर वो इन्फेक्टेड हो गए तो ऑब्वियस एक बात है कि आगे आप कितनी भी मेहनत कर लोगे वो सारी की सारी फसल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस वी नीड टू टेक केयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली, एंड हमको ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि वो डिस्ट्रॉय ना हो करके. Weeds and plant material should be cleared before fresh planting. ये जो है, जो भी weeds होते हैं, जो भी plant material है, उन सभी चीज को हटा दो, साफ सफाई कर दो सारे tools को and all, and then use, then sow the seeds and the saplings also.
CMV इज मोर चैलेंजिंग, क्योंकि अभी हमने देखा CMV जो है वो काफी वाइड जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। इस वजह से स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स और द मिनरल ऑयल्स ऑन प्लांट्स कैन हेल्प। यहाँ पे हम जो है इंसेक्टिसाइड्स को और जो मिनरल ऑयल्स होते हैं उसको स्प्रे करके वी कैन कंट्रोल समहाउ दी CMV। एंड अगर ये जो मॉनिटरिंग हमको एफाइड माइग्रेशन जो होती है उस चीज को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि इनका किस तरीके से कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये फैल रहे हैं, उसको थोड़ा अगर ध्यान देंगे, उसको कट ऑफ कर देंगे, यहाँ से भाई अब आगे नहीं जाना है, यहीं पे इनकी खात्मा कर दो, ओके, यहीं से इनको हटाओ भगाओ, तो फिर वी कैन स्टॉप इट। The next topic is India and ASEAN top recipients of the FDI। ये जो है UNCTAD ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया और जो आसियान कंट्रीज हैं उनको अच्छा खासा जो है क्या मिला है, FDI, ठीक है, इन्वेस्ट। अब ये FDI क्या होता है? FDI इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आती है, यहाँ पे सिंपल सा है, ओके। सो जब कोई कंपनी या फिर जो इन्वेस्टर है वो ओनरशिप लेती है किसी दूसरी कंट्री में, ठीक है, acquires ownership and assumes control over the operations of business entity in a foreign country। हम कंट्री हैं, हमने जो है इन्वेस्ट किया किसी दूसरी कंट्री में, राइट, एंड वहां पे ओनरशिप भी है वहां पे उस पर्टिकुलर बिजनेस की, बिजनेस एंटिटी की, राइट, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज द FDI। तो यही जो है वो बहुत सारा इंडिया में आया है, ठीक है। सो FDI जो है वो काफी सिग्निफिकेंट सोर्स है फॉर नॉन डेट कैपिटल फॉर द इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या है कि हमको उधारी लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लोग आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड द जॉब क्रिएशन इज हैपनिंग एंड द इकोनॉमी जो है वो भी बेटर हो रही है। तो इस पर्सपेक्टिव से देखें तो FBI जो है वो FDI जो है वो काफी अच्छी है, FBI हमारे लिए थोड़ी अच्छी है। नाउ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की जब बात आती है तो 1991 में लिबरलाइजेशन का सिचुएशन क्रिएट हुआ था एंड तभी से जो है FDI लाने के लिए बोला जा रहा था, राइट। एंड मनमोहन सिंह की जो मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उसी टाइम उन्होंने कहा था कि मतलब लिबरलाइजेशन उन्हीं के अंडर हुई थी, राइट, एंड फ्रॉम देन ओनली ही वाज एक्चुअली एडवोकेटिंग दिस FDI, बट लेटर ऑन काफी टाइम बाद जो है इसको अपने कंट्री में जो फाइनली जो है अप्लाई किया गया था, ओके। अब हम इसके ऊपर आते हैं। अब ये जो FDI है वो बेसिकली दो रूट से आती है, एक तो ऑटोमेटिक रूट होती है और एक गवर्नमेंट रूट होती है, ओके। गवर्नमेंट रूट में फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस सेक्टर्स इट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल, ठीक है। अभी जो है गवर्नमेंट के थ्रू अगर आप जो है अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप जो इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, इफ यू आर डूइंग दैट, तो आपको पहले से अप्रूवल लेनी पड़ेगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा, ओके। दूसरा रूट इज द ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में क्या है कि अगर आप जो बिजनेस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर पर्पस में यू डू नॉट रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल, ओके। इसके अपने प्लस एंड माइनस चीज है, वो FDI का अलग टॉपिक हो जाएगा उस चीज को लेकर के। खैर, तो ये सारी चीजें आपने FDI के बारे में देख ली, ठीक है। अब यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में हुआ है उसमें क्या कह रहे हैं, UNCTAD बोल रहे हैं इंडिया एंड आसियान कंट्रीज को तो भाई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मिला है, चलो अच्छा है। इसके बाद आ जाता है चाइना। चाइना सेकंड लार्जेस्ट हो गया है, उसको भी अच्छा खासा जो है FDI होस्ट कंट्री है, इसको भी अच्छा खासा मिला है एंड इट्स अ 5% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस वन। यहाँ पे इंडिया 10% एंड जो आसियान कंट्रीज हैं वो 5% उनको मिला है। तो ये चीज ध्यान में, तो ये कुछ डेटा होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इफ यू आर राइटिंग मेंस, ठीक है। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें अगर ऐसा कुछ आता है तो देन यू कैन इंक्लूड ऑल दीज काइंड ऑफ डेटा। नाउ FDI इनफ्लोज इन द गल्फ रीजन। अब गल्फ रीजन की जब बात आती है तो वहां पे क्या हो गया है,
इट हैज एक्चुअली डिक्लाइंड, ये डिक्लाइन हो गया है, बट द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स इंक्रीज्ड बाय 2/3। ठीक है, प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स जो है वो 2/3 के पर्सपेक्टिव से भले ही इंक्रीज कर गए हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जहां पे बात आती है तो वो डिक्रीज कर गया है। बहुत सारे जो स्मॉलर डेवलपिंग कंट्रीज है, छोटे छोटे डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पे स्टैग्नेंट रहा है, कोई खास जो है हमको डिफरेंस देखने को नहीं मिली है। लेकिन वहीं पे जब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की बात आती है, एलडीसीज की, तो वहां पे क्या हुआ है, इट हैज डिक्लाइन। सो डिक्लाइन कहाँ कहाँ डिक्लाइन किया है, तो इट हैज डिक्लाइंड ओवर देयर इन द गल्फ रीजन एंड दी LDCs, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। कहाँ पे फायदा हुआ है, तो फायदा हुआ है चाइना एंड मोर स्पेसिफिकली चाइना, इंडिया एंड आसियान कंट्रीज जो है वहां पे फायदा हुआ है, बिकॉज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हुई है। अब व्हेन इट कम्स टू दी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ हुआ है वहां पे देखने के लिए मिली है, बट कहाँ पे, रिन्यूएबल एनर्जी में, वहां पे, एंड इट हैज बीन कॉन्सेंट्रेटेड टू दैट इन द डेवलप्ड कंट्रीज। सो डेवलप्ड कंट्रीज में जो है इन्वेस्टमेंट्स अच्छी खासी हुई हैं, एंड दैट टू रिलेटेड टू द रिन्यूएबल एनर्जी। सो दैट्स अ गुड साइन। चलो कोई नहीं, दूसरी जगह कंट्री में, बट इट्स अ गुड साइन। नाउ इन्वेस्टमेंट गैप इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs जो है उस चीज को लेकर के अब यहाँ पे गैप की बात कर रहे हैं। गैप की जब बात हो रही है तो हर एक सेक्टर में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इन्वेस्टमेंट गैप है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर गई है। इट हैज इंक्रीज्ड टू मोर देन $4 ट्रिलियन पर ईयर, अप फ्रॉम 2.5 ट्रिलियन इन 2015। सो 2015 में इतना 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स का गैप था एसडीजीज में, सारे सेक्टर्स में, लेकिन अब जो है वो थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो गया है, $4 ट्रिलियन हो गया है। एंड जो सबसे ज्यादा गैप हमको देखने के लिए मिली है वो है एनर्जी, वाटर एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। किस किस में, एनर्जी, वाटर एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इन सभी में हमको गैप देखने के लिए मिला है। एंड गैप तो हर एक सेक्टर में है, बट इसमें ज्यादा गैप देखने के लिए हमको मिली है। ओके, अभी UNCTAD के बारे में मैं था, ठीक है, तो वो क्या है वो देख लेते हैं। UN है तो ऑब्वियसली बात है ये यूनाइटेड नेशंस का है, right? So it has been established by the United Nations General Assembly, and कब किया था, 1964 में, 1964 में। एंड इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे ट्रेड एंड डेवलपमेंट है ना, तो इसलिए FDI से रिलेटेड यहाँ पे जो है इन्होंने रिपोर्ट निकाले थे, समझ गए, ट्रेड है वहां पे, राइट। सो इट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट इश्यूज, किस चीज पे फोकस करता है, डेवलपमेंट इश्यूज में, एंड स्पेशली कहाँ पे, इंटरनेशनल ट्रेड की बात है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन है ना, तो इंटरनेशनल ट्रेड, एंड फ्रेम्स पॉलिसीज इन द वेरियस डोमेन्स सच एज द ट्रेड, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एड एंड ट्रांसपोर्ट, इन सभी चीजों में, ठीक है, इन सभी डोमेन्स में जो है वो बेसिकली फोकस करती है, इन सभी चीजों पे जो है ये पॉलिसीज जो है वो बनाती है, राइट। द कॉन्फ्रेंस ऑर्डिनरीली मीट्स वंस एवरी 4 years। ये क्या करते हैं, हर 4 साल पे मिलते हैं। जब सेकेंड कॉन्फ्रेंस इनकी हुई थी तो वहां कहाँ पे हुई थी, इंडिया में हुई थी 1968 में, ठीक है, इंडिया में ये हुआ था। एंड इट हैज 195 मेंबर कंट्रीज, एंड इसका जो हेडक्वार्टर्स है इट इज देयर इन दी स्विट्जरलैंड, दैट इज जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। UNCTAD जो है ये पब्लिश करती है रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट, जैसे कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट एंड कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये सारे के सारे रिपोर्ट्स जो है कौन पब्लिश करता है, यही लोग पब्लिश करते हैं। ओके, चलो, सो अभी जो है हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, सारी की सारी चीजें हमने आज कवर कर ली। आई होप आप सभी को जो चीजें हैं वो समझ में आई हो। दिस इज बेसिकली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो हमने टॉपिक्स किए हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट भी आ गई, इकोनॉमी भी आ गई, है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, ये सारी चीजें भी आ गई। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ओके, चलो, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।